ओके, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिस पे सेक्शन जो वो सिलेक्ट करना चाह रहे थे। जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 440 इंच 4 था। इसमें हमने जो सेक्शन सिलेक्ट किया है वो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, W18/35 और W16/36। तो W18/35 का वेट चूँकि कम है, W18/35 का वेट चूँकि कम है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 510 इंच 4 जो है वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस, जो कि हमारे रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम W18/35 को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो W18/35 को जो है वो चूज़ करेंगे। उसको IX जो है वो रिक्वायर्ड IX से ज़्यादा है, ओके है। जो 5EMN है वो 5EMPX के इक्वल होगी। 5EMPX जो है वो 249 है, फिट कीप है इस सेक्शन के। तो हमारी जो रिक्वायर्ड मोमेंट है वो 175 फिट कीप है। तो इसका मतलब है कि ये चेक भी ओके है, शेयर चेक भी ओके है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन जो है वो तीनों क्राइटेरियाज पे जो है वो ओके है। इसका मतलब है हम W18/35 ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप जब डिज़ाइन करेंगे, इसमें हमारे पास जब स्पैन लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो गवर्निंग क्राइटेरिया है वो हमारे पास डिफ्लेक्शन का आ जाता है। स्पैन लेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जो गवर्निंग क्राइटेरिया है वो बेंडिंग मोमेंट से शिफ्ट होता जाएगा डिफ्लेक्शन के ऊपर। तो अगर तो स्पैन लेंथ कम है और लोड ज़्यादा है तो हम जो है वो जो गवर्निंग क्राइटेरिया है वो बेंडिंग मोमेंट होगा। और अगर लोड इतने नहीं है लेकिन स्पैन लेंथ बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के इस केस में 30 फीट स्पैन लेंथ है, तो इस केस में जो गवर्निंग क्राइटेरिया है वो डिफ्लेक्शन का हो जाता है। लेकिन हम जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो यही है कि हम पहले उसको बेंडिंग मोमेंट की बेसिस पे ही डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे और शेयर को चेक करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ओके होंगे। जो क्रॉस सेक्शन आप बेंडिंग मोमेंट की बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिफ्लेक्शन के लिए भी और शेयर के लिए भी ओके होगा। बहुत कम केसेस के अंदर जिसके अंदर स्पैन लेंथ बहुत ज़्यादा हो, उस केस में जो सेक्शन है वो डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया को में फेल हो सकता है। तो उस केसेस में फिर जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो डिफ्लेक्शन का होगा। लेकिन इनिशियली हम जो सिलेक्ट करेंगे वो बेंडिंग मोमेंट की बेसिस पे ही होगा, MU की बेसिस पे ही हम सिलेक्ट करेंगे। बाद में जब हम पता चल जाएगा कि अब गवर्निंग क्राइटेरिया है जो है वो MU नहीं है बल्कि IX है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमें हम इस तरह से रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो इक्वेशन होगी वो हमने रेलेवेंट इक्वेशन यूज़ करनी है। जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस हैं वो मैनुअल के अंदर एक टेबल मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर डिफरेंट केसेस के लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस हैं वो गिवन है। उनमें से जो भी इक्वेशन आपके केस में अप्लाई होती होगी उसी को यूज़ करेंगे। उसमें हम वहाँ से हम जो है वो रिक्वायर्ड आई की वैल्यू कैलकुलेट करके जो है वो हम सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम गर्डर का डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट गर्डर है। गर्डर का जो रिएक्शन, जो बीम्स के रिएक्शंस हैं, गर्डर के ऊपर जो बीम्स प्लेस हुई हैं, जो बीम के रिएक्शंस हैं वही एक्चुअली गर्डर के लिए लोड होंगे, जो कि पॉइंट लोड की फॉर्म में होंगे। जो फ्री बॉडी डायग्राम है गर्डर की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गर्डर के ऊपर जो बीम्स प्लेस हुई हुई हैं वो बीम्स जो हैं वो गर्डर के ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई कर रही होंगी, और वो पॉइंट लोड जो वो रिएक्शन बीम रिएक्शन के इक्वल होगा। तो एक बीम का जो रिएक्शन था वो हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया है, 23 पॉइंट समथिंग था। तो दो बीम्स का जो रिएक्शन होगा वो 48 हो जाएगा, 48 किलो पाउंड्स। तो ये फैक्टर लोड है, ठीक है। जो गर्डर है, गर्डर की आपको लेंथ जो है वो नज़र आ रही है एलिवेशन, उसके ऊपर जो है वो 6 फीट 8 इंचेस के डिस्टेंस पे जो वो जो बीम्स प्लेस की गई हैं, जो बीम B1 हमने डिज़ाइन किया है। बीम्स का जो लोड है, हर बीम का लोड जो है वो 48 कीप्स है, सॉरी 23.36 कीप्स है, जो कि वो गर्डर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब चूँकि दोनों साइड से बीम आ रही हैं तो एक पॉइंट के ऊपर जो लोड है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गर्डर आप डिज़ाइन कर रहे हैं G1,
तो यहाँ पे ये बीम, इस बीम का जो रिएक्शन है 23.36 और इस साइड का जो बीम का रिएक्शन है वो 23.36, दोनों ऐड होके इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड बन जाएंगे। और इसी तरह ये वाली दोनों बीम्स का जो रिएक्शन है वो कंट्रीब्यूट करके इस गर्डर के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो पॉइंट लोड की फॉर्म में अप्लाई हो रहे होंगे। ये जो बीम्स हैं ये गर्डर के ऊपर प्लेस्ड हैं, लेकिन इनके डायरेक्टली इसके नीचे जो है वो कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स का जो, इन बीम्स का जो लोड है इन गर्डर के ऊपर, वो इस गर्डर की बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके नीचे कॉलम्स हैं तो वो कॉलम उनको सपोर्ट कर लेंगे। तो ये दो जो पॉइंट लोड्स हैं इनके लिए हमने गर्डर को डिज़ाइन करना है। ये फ्री बॉडी डायग्राम होगी लोड की। 48 किप्स जो वो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा था गर्डर बीम्स को, और बीम जो इतना ही लोड गर्डर के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। तो इनका जो एनालिसिस आप करेंगे, आप रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 48 किप्स रिएक्शंस होंगे जो कि शेयर के इक्वल होंगे। तो जो मोमेंट है वो इस केस में हमारे पास पी यू एल बाई 3 के इक्वल होगी, जिसमें पी यू जो है वो एक पॉइंट लोड के इक्वल है 48 और मल्टीप्लाई बाई 20 स्पैन लेंथ डिवाइड बाई 3। तो ये 20 फीट कीप जो हमारे पास एम यू की वैल्यू आ गई, और जो रिएक्शन की वैल्यू है वही हमारे पास वी यू की वैल्यू होगी 48 कीप्स। इसमें जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 667 फीट है, क्योंकि जो बीम्स हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो बीम्स इसके गर्डर के साथ अटैच्ड हैं, वो इन जिन पॉइंट्स के ऊपर ये अटैच्ड हैं उन पॉइंट्स के ऊपर इन गर्डर को जो है वो लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। तो जो लेटरल ब्रेसिंग है वो स्पोर्ट्स पे और जो इंटरमीडिएट बीम्स जहाँ पे अटैच हो रही हैं उन पॉइंट्स के ऊपर प्रोवाइड की गई है। तो दो लेटरल सपोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो 6 फीट 8 इंचज है, मीन्स 6.67 फीट है। तो अब हम बीम डिज़ाइन चार्ट्स को यूज़ करेंगे। इस बात का जो वो जहन में रखना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो जेड टेबल हैं वो सिर्फ उसी उसी केस में आपने यूज़ करना है जब एल बी की वैल्यू ज़ीरो हो या एल पी से कम हो। एल पी से कम होगी तो आप जो है वो जेड टेबल को यूज़ करेंगे। अगर एल बी की वैल्यू एल पी से ज़्यादा है तो फिर हम जो है वो यूज़ करेंगे जो बीम डिज़ाइन चार्ट्स है उनको यूज़ करेंगे। जो बीम डिज़ाइन चार्ट्स हैं वो दोनों केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। एल बी इजिकल टू ज़ीरो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एल बी की वैल्यू ज़ीरो है उस केस में जो इजी मेथड है वो जेड एक्स टेबल वाला है। लेकिन जब एल बी की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तो उस केस में फिर हमें जो बीम डिज़ाइन चार्ट्स हैं वो यूज़ करने होंगे। बीम डिज़ाइन चार्ट्स को हम जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड एम यू एम जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो 320 फीट कीप है, और जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 667 फीट है, सॉरी 6.67 फीट है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे बीम डिज़ाइन चार्ट्स में से सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए। हम बीम डिज़ाइन चार्ट्स में जाते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ है वो 320 है। हम जो है वो टेबल में नीचे मूव करते हैं जब तक हमारे पास 320 के राउंड अबाउट जो वैल्यू जो है वो हमें मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 300, ये 300 जो है वो 300, 315, 330 है। इसके दरमियान में जो है वो 320 होगी। हम देख लेते हैं ये हमारे पास जो 3 की फीट के इंक्रीमेंट से गिवन है 5 बी एम पी की वैल्यूज़। तो ये अगर 315 है, 318 और ये 320, इससे थोड़ा सा नीचे जो है वो थ्री थ्री 21 है ये यहाँ पे, और ये इससे थोड़ा सा नीचे 320 होगी। ये तकरीबन यहाँ पे 320 की वैल्यू लाई कर रही है। और हमारी जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 6.67 है। यहाँ पे जो अनब्रेस्ड लेंथ है वो 0.5 फीट के इंक्रीमेंट से गिवन है। इसके अलावा ये 6 फीट है, यहाँ पे 6.5 और ये 7, और 6.5 और 7 के दरमियान में कहीं पे जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 6.7 जो है वो लाई कर रही होगी।
तो ये इन दोनों ये हमारे पास जो है पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अपवर्ड या राइट साइड पे जो कर्व्स हैं, वो सारी जो कर्व जो हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो कोशिश होगी कि हम जो लाइटेस्ट वेट सेक्शन है उसको हम जब सिलेक्ट करें, तो इसमें जो बोल्ड लाइंस के साथ जो शो किए गए हैं वो हमारे पास जो वो लाइटेस्ट वेट ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप राइट साइड पे जो है वो मूव करें, तो सबसे पहले जो सॉलिड कर्व आपके पास नज़र आती है वो 21/48 है। तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी ये W21/50 है या W18/50 है, ये भी आप चूज़ कर सकती हैं, लेकिन हमें जो कि लाइटेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है वो हमने चूज़ करना है। तो यहाँ पे लाइटेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो हमारे पास W21/48 की है। तो ये हम चूज़ कर लेंगे। आप या तो अपवर्ड जाएंगे या टुवर्ड्स राइट जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो W21/48 जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये W21/44 जो है, ये अप्रोक्सीमेटली उसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है। इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसको चूज़ करके देख लें कि ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। तो आप ये सॉरी ये W21/44, हाँ ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है, तो हम श्योर नहीं है कि ये वाकई जो है वो हमारी जो हमने ग्राफ को रीड किया है वो अप्रोक्सीमेट तो नहीं है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन पे जाने के बजाय हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पे जाते हैं, W21/48 पे। ओके, W21/48 की जो मोमेंट स्ट्रेंथ है 6.67 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो हम देख लेते हैं कितनी है। इसको हम जो वो 6.67 को जो है हम अपवर्ड जो है वो एक्सटेंड करेंगे W21/48 की कर्व के साथ जो जो ये टच कर जाए। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये इस कर्व को टच कर रहा है। यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी इसकी रीड करें इसके करस्पॉन्डिंग, तो वो हमारे पास तकरीबन जो है वो यहाँ पे आएगी। ये 390 है, 387 है, तकरीबन 388 जो है वो हमारे पास 387 से थोड़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास इसकी कैपेसिटी है 6.67 अनब्रेस लेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो ये हम वैल्यू यहाँ से जो है वो नोट कर लेंगे। W21/48 हमने सेलेक्ट किया है। इसको हम जो वो अब इसका वेट इंक्लूड कर लेते हैं मोमेंट के अंदर भी और शेयर के अंदर भी। जब मोमेंट के अंदर इसका वेट इंक्लूड करेंगे WL/8 उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो वो मोमेंट की बेस्ट मोमेंट रिक्वायर्ड मोमेंट आ जाएगी MU 323 फीट की। जो हमारे पास कैपेसिटी है 5BMN वो 387 फीट कीप है, जो कि 323 फीट कीप से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चॉइस है हमारी वो ओके है, बेंडिंग मोमेंट में ओके है। नेक्स्ट हम शेयर चेक कर लेते हैं। शेयर जो है वो हमारे पास शेयर जो लो सेल्फ वेट है उसकी वजह से शेयर है उसको हम ऐड कर देंगे 48 के अंदर। तो ये हमारे पास 48.6 किप्स हमारे पास अल्टीमेट शेयर की वैल्यू आ गई। ये WL/2 से हमने कैलकुलेट किया है और इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ZX टेबल में से हम W21/48 की जो शेयर कैपेसिटी है वो ले लेते हैं। हम ZX टेबल के अंदर जाएंगे। ZX टेबल में W कौन सा सेक्शन है हमारे पास W21/48 W21/48 ये W21/48 सेक्शन है। इसकी जो शेयर कैपेसिटी है वो 216 है। तो VN जो कि रिक्वायर्ड शेयर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ओके है। उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है वो L/360 है। तो हमारे पास जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन होगी 20 फीट स्पैन है, तो ये 0.67 इंचज़ हमारे पास जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन है। जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो सर्विस लाइव लोड है हमारे पास वो हमने कैलकुलेट करना है। जो 48 था वो हमारे पास
टोटल जो फैक्टर्ड लोड था वो था। तो सर्विस लाइव लोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बीम के ऊपर सर्विस लाइव लोड है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था बीम के डिज़ाइन में, लाइव लोड वो 0.70 किप पर फीट था। इसका जो टोटल लोड है वो कैलकुलेट करेंगे स्पैन लेंथ से मल्टीप्लाई करके, 0.7 को हम स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्पैन से, और इसका हाफ एक साइड पे एक गर्डर पे जाएगा और हाफ दूसरे गर्डर पे जाएगा। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई स्पैन लेंथ टू 30 फीट डिवाइडेड बाय 2, ये एक बीम का जो लाइव लोड है आ गया। इसी तरह गर्डर के ऊपर दूसरी साइड पे जो बीम आ रही है उसका भी इतना ही लाइव लोड आ रहा होगा। तो हम जो है वो दोनों लोड्स को ऐड कर देते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों लोड्स को ऐड करने के लिए, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 30, ये टोटल बीम के ऊपर जो सर्विस लाइव लोड है वो है, और इसको हमने टोटल स्पैन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल लोड आ गया। उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आधा एक गर्डर पे चला गया, और उस गर्डर पे जो दूसरी साइड की बीम है उससे जो लोड आ रहा है उसको भी ऐड करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास टोटल जो है वो सर्विस लाइव लोड PL की वैल्यू आ गई। तो डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है हमारे पास वो मैनुअल में से आप जो है वो देख सकते हैं। मैनुअल में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पे शेयर मोमेंट और डिफ्लेक्शन के टेबल जो है वो गिवन है। इसमें जो मोस्ट अकरिंग केसेस हैं उनके लिए फार्मूलाज गिवन है शेयर बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास ये वाला केस है, इसमें 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे हैं इस गर्डर के ऊपर। इसके लिए जो डेल्टा मैक्स है वो सेंटर पे है, उसकी इक्वेशन गिवन है। और अगर जो ए है वो L/3 के इक्वल हो, जिस तरह हमारे केस में जो है वो L/3 के इक्वल है 6.67 फीट, तो उस केस में ये डेल्टा मैक्स है 23 PL³/648 EI। तो ये फार्मूला हम चूज़ करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। आई की वैल्यू आपको ZX टेबल में से मिल जाएगी। पी जो है वो हमने किप्स में पुट किया है, और जो स्पैन लेंथ था वो इंचेस में पुट की है। तो यहाँ से हमारे पास जो वो एक्चुअल लाइव लोड डिफ्लेक्शन आ गई। उसको कंपेयर करेंगे परमिसिबल वैल्यू के साथ जो कि 0.67 है। तो जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है लाइव लोड की वजह से वो परमिसिबल वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेक्शन है वो डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट ओके है। तो तीनों क्राइटेरियाज अब इस सेक्शन ने फुलफिल कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन जो है वो ओके है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा गर्डर के लिए हम W21/48 क्रॉस सेक्शन यूज़ करेंगे, और बीम के लिए W18/35 क्रॉस सेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप एक रूफ फ्रेमिंग प्लान के लिए जो है वो बीम्स और गर्डर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें अगर हम प्लान को देखें तो जो गर्डर G1 है इसके ऊपर लोड दोनों साइड से आ रहा है, लेकिन ये जो साइड वाले गर्डर्स हैं इनका जो लोड है वो एक साइड से आ रहा है। तो यहाँ पे किसी एक गर्डर को आप डिज़ाइन कर लें तो वही सेक्शन जो है आप दूसरी साइड पर प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह जिस तरह हमने ये B1 डिज़ाइन किया, इसके ऊपर दोनों साइड पे लोड आ रहा था दोनों साइड से, तो इसका डिज़ाइन जो है वो बाकी जो इंटीरियर बीम्स हैं, मीन ये 4 बीम जो इंटीरियर बीम्स हैं इनका डिज़ाइन सेम होगा। मीन हर इंटीरियर बीम के लिए आप W18/30 क्रॉस सेक्शन 35 क्रॉस सेक्शन ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो एज बीम्स हैं उनके ऊपर जो लोड है वो हाफ लोड आ रहा है, एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड से लोड जो वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस पे लोड जो होगा वो तकरीबन हाफ होगा इसका। तो उसके लिए हम एज बीम्स के लिए एक अलग से क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो इस तरह से आप जो है वो एक फ्लोर के अंदर बीम्स और गर्डर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई इस लेक्चर के अंदर कोई किसी चीज़ की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जी अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। ये कौन कौन जाग रहा है? सारे सो तो नहीं रहे? ये अली फारूक आप जाग रहे हो?
जी सर, जाग रहे हैं। अम्मार सलीम, आप जाग रहे हैं? सुन रहे हैं लेक्चर के नहीं? यस सर, जाग रहा हूँ।